आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। करीब 25 साल बाद दिल्ली से खुद अपनी कार को ड्राइव करता हुआ राजीव अपनी जन्मभूमि कानपुर पहुंच ही गया। कानपुर में उसका बचपन बीता है। एक छोटे सा प्यारा सा परिवार था जिसमें मम्मी पापा के अलावा उसके 2 साल के छोटा भाई अमर और एक छोटी बहन अनुभूति, जिसे प्यार से सब छुटकी कहते थे। लगभग 22 साल का था उस समय राजीव। पुराना समय याद करते ही राजीव के होठ मुस्कुरा उठे, मगर अगले ही पल उसके दिल में कुछ कड़वी यादें के बुलबुले फूट गए। राजीव का मन कौसला हो गया। बरसों पहले राजीव के पिताजी अपने छोटे बेटे अमर के सुसाइड कर लेने के बाद अपना फलता फूलता कारोबार कानपुर से समेटकर दिल्ली में बसने गए तो पलटकर गलती से भी एक बार भी कानपुर की तरफ नहीं देखा। मगर पिछले महीने पिता की मौत के बाद राजीव खुद को रोक नहीं पाया और आज राजीव अपने शहर आ रहा था, मगर अपने घर की ओर नहीं बल्कि कानपुर के रेलवे स्टेशन घंटाघर की तरफ। उसने अपनी कार मोड़ दी। जैसे जैसे कार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे राजीव की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। गहरी गहरी सांसें लेकर राजीव खुद को संभाल रहा था। रात के करीब 2:30 बजे, मगर राजीव की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। यूं तो गाड़ी में ब्लॉगर लगा था, लेकिन सामने सड़क पर छाया कोहरा और आसमान में खिला पूनम का चांद, जिसकी चांदनी कोहरे से छनकर आ रही थी, उससे पता चल रहा था कि बाहर मौसम कितना सर्द है। राजीव की निगाहें सामने खाली सड़क पर जमी हैं। तभी राजीव ने देखा कि सुरमई अंधेरे में से कोई शख्स उसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा है। राजीव थोड़ा और आगे बढ़ा तो गाड़ी रोकने वाला शख्स साफ साफ नजर आया। वो एक औरत है। नहीं, औरत नहीं, बल्कि ये तो 18-20 साल की एक लड़की लग रही है, रेड जैकेट और ब्लू जीन्स पहने हुए। राजीव को ताज्जुब हुआ। उसने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज चुके थे। इतनी रात में ये लड़की यहाँ अकेले। लड़की लगातार हाथ हिलाकर गाड़ी रोक देने का इशारा किए जा रही थी। राजीव दुविधा में पड़ गया कि वो गाड़ी रोके या नहीं, क्योंकि ये एक चाल भी हो सकती है। किसी लुटेरे गिरोह का सदस्य भी हो सकती है ये लड़की। राजीव ने गाड़ी नहीं रोकी। वो गाड़ी को चलाता रहा, मगर तभी वो लड़की रोड के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। मजबूरन राजीव को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। वो लड़की घबराई हुई आवाज में कुछ कह रही थी। राजीव ने गाड़ी का थोड़ा सा शीशा नीचे किया तो एक बहुत ही बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया। राजीव ने उस लड़की के चेहरे की ओर देखा। स्कार्फ में लिपटे चेहरे पर 2 खूबसूरत आंखें चमक रही थी। तभी उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे? 3 बजे वाली ट्रेन है मेरी, बहुत ज़रूरी जाना है मुझे। 3 बजे की ट्रेन? राजीव ने मन ही मन में कहा कि वो भी तो उसी लिए जा रहा था। राजीव ने 2 पल कुछ सोचा और फिर पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़की पीछे आकर बैठ गई। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। 3 बजने से पहले ही वो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंच गए। दोनों एक ही ट्रेन का रास्ता देख रहे थे, सो दोनों एक साथ ही एक बेंच पर बैठ गए। इतनी सर्द रात में भी लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी थी। कुछ लोग कंबल ओढ़े जमीन पर अपने लगेज का तकिया बना रहे थे, तो कुछ बैठे बैठे ही सो रहे थे। कुछ लोग झुंड बनाए बैठे गपशप कर रहे थे। राजीव ने एक नज़र झुंड में बैठे लोगों पर डाली। वो लोग भी राजीव को ही देख रहे थे। राजीव ने उन लोगों की तरफ से नज़र हटाकर अपने पास बैठी लड़की से पूछा, आप कहीं जा रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सर घुमाकर ट्रेन आने वाली दिशा की ओर देखती रही। फिर उसने पलटकर राजीव से ही सवाल पूछा,
आप कहीं जा रहे हैं? इस पर राजीव ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। लड़की ने अगला सवाल किया, तो क्या कोई रिश्तेदार आने वाला है? राजीव ने बहुत ही धीरे आवाज में जवाब दिया, नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं आने वाला है, मैं तो बस यूं ही। राजीव ने बात अधूरी ही छोड़ दी और चुप हो गया। तभी उस लड़की ने कहा, यूं ही भला इतनी रात में कोई रेलवे स्टेशन क्यों आएगा? मैं आता हूं, अपने में ही खोए हुए राजीव ने जवाब दिया। क्या आप रोज रात को आते हैं? लड़की ने पूछा। लड़की की ओर बिना देखे राजीव ने जवाब दिया, रोज नहीं, पहली बार आया हूं। और आप? राजीव ने लड़की की ओर देखकर पूछा। हालांकि उसे लड़की का चेहरा स्कार्फ से ढका होने के कारण साफ दिख नहीं रहा था। लड़की ने ट्रेन की पटरियों पर नजर गड़ाकर कहा, मैं आती हूँ, हर साल आती हूँ, हमेशा आती रहूंगी। लड़की को इस तरह बोलते सुन राजीव के बदन में एक कपकपी की लहर दौड़ गई। राजीव ने फिर कुछ नहीं पूछा। दोनों खामोश हो गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही अनाउंसमेंट सोए हुए यात्रियों को बार बार जगाकर चौकन्ना कर रहे थे। थोड़ी देर में 3 बजे वाली आने वाली ट्रेन की छुक छुक सुनाई पड़ने लगी। राजीव और वो उस लड़की के मुंह से एक साथ निकला, ट्रेन आ गई। राजीव और वो लड़की आंखें फाड़े ट्रेन को देख रहे थे। ट्रेन नजदीक आती जा रही थी। बचपन में प्यारी लगने वाली ट्रेन से कितनी अलग है ये ट्रेन, कितनी डरावनी, कितनी दैत्याकार लग रही है। राजीव के पैर कांपने लगे। आखिर कैसे कोई चलती ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे सकता है? उसका कलेजा नहीं कांपता। ट्रेन से कटकर जान दे देने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं लोग? कितनी खौफनाक मौत, चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। जैसे जैसे आज से 25 साल पहले उसके भाई अमर के उड़ गए थे। राजीव को चक्कर आ गया और वो बेसुध हो गया। सुनिए, उठिए उठिए। राजीव को होश आ गया। वो लड़की राजीव को झंझोड़ रही थी। क्या हुआ, आप बेहोश हो गए थे? लड़की ने घबराई हुई आवाज में पूछा। नहीं, कुछ नहीं। राजीव ने खुद को संभाला। कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी रही। उतरने वालों को उतारकर चढ़ने वाले नए यात्रियों को लेकर ट्रेन छुक छुक करती हुई आगे बढ़ी और कोहरे में कहीं खो गई। ट्रेन के पूरी तरह से नजरों से ओझल हो जाने के बाद वो लड़की उठकर जाने लगी तो राजीव को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। मैं तो आदमी हूँ, लेकिन कोई लड़की रात के अंधेरे में इस तरह बेवजह आकर रेलवे स्टेशन पर बैठे, आखिर क्यों? राजीव के कुछ समझ में आया। मुझे आपसे कुछ जानना है और आपको बताना ही पड़ेगा। आप यहाँ इतनी रात में क्यों आई थी? कहकर राजीव ने लपक कर उस लड़की का कंधा पकड़कर अपनी ओर उसका चेहरा कर लिया। चेहरे पर चमक रही खूबसूरत आंखों में आंसू भरे हुए नजर आए। उस लड़की ने राजीव के सवाल का जवाब देने के बजाय भारी आवाज में खुद ही राजीव से सवाल कर दिया। क्या आप बताएंगे, आप बिना वजह इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, राजीव ने कहा। आओ बैठो, मैं सब कुछ बताता हूँ। लड़की चुपचाप राजीव के पास बेंच के एक किनारे बैठ गई। राजीव का चेहरा कठोर होने लगा, बिल्कुल सपाट। ट्रेन की पटरियों को घूरता हुआ राजीव बताने लगा। आज से 25 साल पहले मेरा छोटा भाई अमन किसी लड़की के प्यार में पड़कर उसके साथ घर छोड़कर भागने वाला था। इस बात की भनक तक अमन के घर पर किसी को नहीं लगने दी। एक रात हम सबको छोता हुआ छोड़ वो रेलवे स्टेशन आ गया। रात 3 बजे वाली ट्रेन से भागने वाले थे वो दोनों। मेरा भाई तो आ गया, मगर वो धोखेबाज लड़की नहीं आई। मेरा भाई इंतजार करता रहा और करता रहा। ट्रेन आ गई, मगर वो लड़की नहीं आई। उसने धोखा दे दिया था। मेरा भाई उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सका और जिस ट्रेन से उन दोनों को भागना था, उसी ट्रेन के आगे कूदकर मेरे भाई ने अपनी जान दे दी। राजीव बिलक बिलक कर रो पड़ा।
राजीव को बिलखता देख वो लड़की भी फफक फफक कर रोने लग गई और चीख चीख कर कहने लगी, हाँ मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। क्या? लड़की की बात सुन राजीव पूरी तरह से चौंक पड़ा। ये क्या बोल रही हो तुम वही लड़की हो? हाँ मैं वही लड़की हूँ, मगर मैं बाद में आई थी। उस दिन के अगले दिन और अगली रात ट्रेन के आगे आकर मैंने भी अपनी जान दे दी, मगर मैं मरकर भी अमर को नहीं मिल सकी। तब से लेकर आज तक हर रात यहाँ आती हूँ। वो लड़की दहाड़े मार कर रो रही थी और राजीव के होश उड़ गए। उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। अचानक आसमान में जोर के साथ बिजली चमकी। राजीव की आंखें चौंधी आ गई। उसने पलक बंद कर ली। अगले ही पल जब आंखें खोली, राजीव ने खुद को बेंच पर अकेला ही पाया। कहाँ गई वो लड़की? राजीव पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। झुंड में बैठे बतियाते लोगों ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब? वो लड़की कहाँ गई जो वहाँ उस बेंच पे अभी मेरे पास बैठी हुई थी? बौखलाते हुए राजीव ने बेंच की ओर इशारा करके कहा। राजीव की बात सुन झुंड में बैठे लोग हंस पड़े और बोले, क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब, हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं, आप अकेले बेंच पर बैठे थे, आपके साथ तो कोई लड़का या कोई लड़की थी ही नहीं और आप अपने आप से ही बातें किए जा रहे थे। उन लोगों की बात सुन दहशत से राजीव भर उठा। रास्ते पर गाड़ी रोककर लिफ्ट मांगने वाली लड़की, राजीव के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठने वाली लड़की, वो कौन थी और वो स्टेशन क्यों आई थी? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस भरी दोपहर जब अनिमेश अपने घर पर सोया हुआ था, तभी अचानक ही उसका फोन बजने लगा। अनिमेश ने मोबाइल देखा तो गांव से उसके चाचा जी का फोन था। इतने दिनों के बाद अपने चाचा जी का फोन देखकर अनिमेश काफी खुश हुआ। उसके फोन उठाते ही चाचा जी ने कहा, अनिमेश, कितने दिन हो गए रे, तुझे देखा नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मरते मरते एक बार तुझे देखना चाहता हूँ। इससे पहले कि अनिमेश कुछ बोल पाता, फोन अपने आप ही कट हो गया। अनिमेश ने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश भी की, मगर दोबारा फोन लगा नहीं। अनिमेश ने सोचा, एक बार गांव होकर आएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी ऑफिस में अभी 5 दिनों की छुट्टी थी, लिहाजा अनिमेश ने फटाफट अपना सामान बांधा और निकल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुंचकर अनिमेश अपने गांव जाने वाली बस में बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में सूरज का प्रकोप था, वहीं अब काले काले बादल छाने लगे थे। दिन के वक्त ही रात जैसा लगने लगा था। कुछ ही देर में बस खुली। मन ही मन में अनिमेश थोड़ा परेशान भी था। खैर कुछ ही देर में शाम हो गई। अनिमेश का गांव अभी भी बहुत दूर था। दरअसल अनिमेश को अपने चाचा जी से ज्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि बचपन में ही अनिमेश के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसके चाचा जी ने ही उसे पाला था। अनिमेश के प्यार में कोई कमी ना रहे, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। मतलब कुल मिलाकर अनिमेश के चाचा ही उसके मम्मी पापा हैं। रात के तकरीबन 8:45 बजे अनिमेश की बस उसके गांव के बस स्टॉप पर रुकी। जब अनिमेश बस से उतरा, तब एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही जगह पर उतर गया हो। खैर उसने सोचा कि वो 6 सालों के बाद अपने गांव आ रहा है, तो शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अनिमेश ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अनिमेश का गांव 6 सालों में जरा भी नहीं बदला था। ना तो पक्की सड़कें बनी थीं और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था थी। कच्ची सड़क पर फैले
उस कीचड़ से ये साफ था कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, एक कुत्ता तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते पर फैले कीचड़ में जब अनिमेष का पैर पड़ता तो एक आवाज पैदा होती। वही आवाज उस माहौल की खामोशी को तोड़े जा रही थी। आसमान में अभी भी काले बादलों का जमावड़ा था। किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। उस मैदानी रास्ते पर अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। अनिमेष। ये आवाज उसके चाचा की थी। अनिमेष ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके चाचा उसे कहीं पर भी नहीं दिखे। अनिमेष ने सोचा शायद खुशी के मारे उसके कान बजे होंगे। यही सोचकर अनिमेष आगे बढ़ने लगा। अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अनिमेष ने आसपास देखा, मगर वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके नीचे अनिमेष अपना सिर छिपा सके, सिवाय एक नीम के पेड़ के, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अनिमेष भागकर उस पेड़ की ओर जाने लगा। बारिश में आधा भीग चुका अनिमेष जब उस पेड़ के पास पहुंचा तब बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। खैर अनिमेष ने राहत की सांस ली। अनिमेष वहां खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उससे कुछ ही दूरी पर खड़े एक आदमी पर गई। हालांकि वहां अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर फिर भी धुंधली सी रोशनी में इतना दिख रहा था कि वो आदमी अनिमेष को हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, और बारिश में भीगकर अनिमेष को बुलाने के बजाय खुद उसके पास क्यों नहीं आ रहा। इसी ख्याल में खोया अनिमेष अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़की, जिसकी तेज रोशनी में अनिमेष ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा जी हैं। अनिमेष भागकर बारिश की परवाह किए बगैर अपने चाचा जी के पास जाने लगा, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा जी के पास पहुंचा तभी एकदम से उसके चाचा जी कहीं गायब हो गए। ये देखकर अनिमेष पहले तो बहुत डर गया, मगर फिर उसने सोचा शायद चाचा जी से मिलने की खुशी में उसे बार बार वहम हो रहा है। अब अनिमेष पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए उसने इसी बारिश में चलने का फैसला किया। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से सामने का कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। चलते चलते अभी अनिमेष आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी चीज से अनिमेष का पैर टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसने उठकर पीछे देखा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अनिमेष का पैर टकराए। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ आज हो क्या रहा है। परेशान होकर अनिमेष वापस से आगे बढ़ने लगा। जैसे तैसे अनिमेष अपने गांव पहुंचा। काफी रात हो जाने की वजह से पूरा गांव सो चुका था। ऊपर से इतनी तेज बारिश में कौन बाहर घूमेगा। खैर अनिमेष अपने घर के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर तक दरवाजा पीटने पर दरवाजा खुला तो सामने अनिमेष के चाचा खड़े थे। इतने सालों के बाद अनिमेष को देखकर उसके चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने अनिमेष को अपने गले से लगा लिया, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा के गले लगा तब उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा का बदन बर्फ की तरह ठंडा है। अनिमेष को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर उसने सोचा कि शायद उसका शरीर भींगा हुआ है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। खैर अनिमेष के चाचा
उसे अंदर ले गए और अनिमेष को बोले, तू कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाता हूँ। और हाँ, बालों को अच्छे से पोंछना वरना सर्दी लग जाएगी। इस पर अनिमेष बोला, क्या चाचा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो चाचा ने कहा, मेरे लिए तू अभी भी बच्चा ही है, जा जल्दी कपड़े बदल। फिर अनिमेष अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर जब अनिमेष कमरे से बाहर निकला तब उसके चाचा हॉल में खाने की तैयारी कर रहे थे। अनिमेष ने अपने चाचा का हाथ बटाने की कोशिश भी की, मगर उसके चाचा ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। फिर खाना लगाकर दोनों चाचा भतीजा खाने बैठ गए। तभी अनिमेष ने पूछा, पर चाचा, आपकी तबीयत खराब थी ना? तो अनिमेष के चाचा ने कहा, खराब थी, पर तुझे देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनिमेष, एक काम करेगा? खाना खा के आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाना, बस आज भर के लिए। इस पर अनिमेष बोला, हाँ, क्यों नहीं। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनिमेष ने एक बात पर गौर किया कि उसके चाचा की आंखें अभी भी नम हैं, जिसका जिक्र करते हुए अनिमेष ने पूछा, चाचा, आप अभी भी क्यों रो रहे हैं? इस पर अनिमेष के चाचा ने अपनी नम आंखों को छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना ठीक बना है ना। वो क्या है कि अब उम्र हो गई है, शरीर में उतनी ताकत नहीं रही, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बाकी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। इस पर अनिमेष बोला, सच में खाना आप बड़ा अच्छा बना लेते हैं। फिर दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया और हाथ मुंह धोकर दोनों एक ही कमरे में जाकर लेट गए। नींद ना तो अनिमेष को आ रही थी और न ही उसके चाचा को। दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में अनिमेष के चाचा बोले, अच्छा अनिमेष, अगर किसी दिन मैं मर गया तो? इस पर अनिमेष ने भड़कते हुए अपने चाचा से बोला, चाचा, ये क्या बोल रहे हैं आप, फालतू बात नहीं। बात करते करते कब अनिमेष की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसके चाचा बगल में नहीं थे। अनिमेष ने उठकर अपने चाचा को आवाज लगाया, मगर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद उसके चाचा बाथरूम में या फिर किसी दूसरे कमरे में होंगे। उसने उठकर घर के सारे कमरों को तलाशा, मगर उसके चाचा उसे कहीं नहीं मिले। उसने बाथरूम में भी देखा, मगर चाचा जी कहीं नहीं थे। पूरे घर में अपने चाचा को कहीं भी ना पाकर अनिमेष थोड़ा परेशान हो गया और अपने चाचा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। वो जैसे ही घर से बाहर निकला कि उसकी नजर गांव के चौपाल पर बैठे रहीम दादा पर गई। उसने सोचा शायद रहीम दादा को पता होगा। यही सोचकर अनिमेष रहीम दादा के पास गया और बोला, दादा, ये चाचा जी को देखा है क्या आपने? मिल नहीं रहे हैं। इस पर रहीम दादा ने एक नजर अनिमेष को अच्छे से देखा और फिर बोले, अनिमेष, तुम कब आए? और अजय की बात कर रहे हो तुम? उसको मरे तो हफ्ता भर होने को है। इस पर अनिमेष रहीम दादा पर एकदम से भड़क गया और बोला, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? मगर जब वहां 3-4 लोग और आ गए तब उन्होंने भी वही कहा और साथ ही बताया कि दरअसल एक दिन खेत में काम करते वक्त अजय यानी अनिमेष के चाचा के ऊपर बिजली गिर गई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने अनिमेष को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं कर पाए और उसके चाचा की लाश को जला दिया गया। ये सब सुनकर अनिमेष फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसे उसके चाचा जी कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।